उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह ने हमले किए हैं। मेरोन और शेतुला पर हिजब ने बरसाए हैं रॉकेट। मेरोन के कई इलाकों में रॉकेट धमाके से आग भी लग गई। अरब का महासंग्राम परमाणु युद्ध के कगार पर पहुंच चुका है। इजराइल और हूती के बीच छिड़ी जंग सुपर पावर अमेरिका और रूस की सीधी भिड़ंत में तब्दील होने की आशंका बढ़ गई है। यमन पर हमलों के बाद हूती ने इजराइल के हर शहर को धराशायी करने का ऐलान कर दिया है। इसके बाद तल अवीव में सुरक्षा उपाय बढ़ा दिए गए हैं। इजरायली सेना स्पेशल अलर्ट पर है। अरब देशों की खुफिया एजेंसियों का दावा है कि इजराइल ने परमाणु बम का टेस्ट भी किया है। इसके साथ ही अमेरिका और ब्रिटेन भी हूती के खिलाफ इजरायली जंग में शामिल हो गए हैं, जिसके बाद रूस ने भी अपने युद्धपोत लाल सागर में तैनात कर दिए हैं। देखिए यमन से शुरू हुई ये जंग कैसे संपूर्ण अरब को परमाणु अग्नि में झोंकने की ओर आगे बढ़ रही है। अरब में सुपर पावर सक्रिय हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू परमाणु युद्ध की प्रस्तावना तैयार कर चुके हैं। दूसरी ओर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान, हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह, हूती प्रमुख अब्दुल मलिक अल हूती भी इजराइल पर 5वें फेज में परमाणु युद्ध छेड़ने की तैयारी कर चुके हैं। जुलाई को यमन पर इजराइल के हमलों से यह निश्चित हो गया है कि अरब में महासंग्राम छिड़ने वाला है, क्योंकि यमन के हूती ठिकानों पर इजराइल के हमलों के बाद अरब के शक्ति समीकरण गड़बड़ा गए। हूती पर इजराइल के मित्र देशों के हमले जारी हैं। रूस ने लाल सागर में अपने युद्धपोत उतार दिए हैं। हूती ने इजराइल के साथ 5वें चरण के युद्ध का ऐलान कर दिया है। संकट की स्थिति में इजराइल के पीएम अमेरिका के लिए रवाना हो चुके हैं। अरब के इन बिगड़े हालात के पीछे है यमन पर इजरायली वायुसेना के हमले। 20 जुलाई को इजरायली वायुसेना ने यमन के होदेइदा पोर्ट पर हमले किए और अब इनकी नई तस्वीरें आई। होदेइदा पोर्ट पर इजराइल के हमलों से जो विनाश हुआ है वो अंतरिक्ष से भी साफ नजर आ रहा है। ये होदेइदा पोर्ट की सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें हैं। 20 जुलाई को इजराइल के हमलों से पहले होदेइदा पोर्ट ऐसा नजर आ रहा था, लेकिन हमलों के बाद इस पूरे पोर्ट का भूगोल ही बदल गया है। इजराइल के इन हमलों के बाद हूती ने ऐलान कर दिया है कि इजराइल पर बड़े हमले किए जाएंगे और इजराइल का हर शहर हूती का टारगेट होगा। अब्दुल मलिक हूती ने कहा है कि 5वें चरण में इजराइल के हर शहर पर याफा ड्रोन से हमले किए जाएंगे। इसके बाद अमेरिका ने यमन सरकार से संपर्क साधा। अमेरिका ने हूती को हमले न करने की सलाह दी है। हूती ने अमेरिका का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। यानी यह तय हो चुका है कि हूती और हिजबुल्लाह मिलकर इजराइल पर हमले करेंगे और इन हमलों की आशंका से इजराइल की राजधानी में बीती रात से ही ब्लैकआउट कर दिया गया है।
तेल अवीव एक तरह से गाजा जैसी स्थिति में पहुंच गया है और इजराइल के लोग जान बचाने के लिए बंकरों में शरण ले रहे हैं। संकट की इस घड़ी में इजराइल को अमेरिका की याद आई है और प्रधानमंत्री नेतन्याहू अमेरिका यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इजराइल पर हूती के हमले निश्चित माने जा रहे हैं और इसीलिए अमेरिका सहित सहयोगी देशों ने इजराइल के समर्थन में हूती पर हमले शुरू कर दिए हैं। हूती के ठिकानों पर इजराइल के सहयोगी देश बीती रात से हमले कर रहे हैं। अमेरिका और ब्रिटेन की वायुसेना के फाइटर जेट हूती के खिलाफ ऑपरेशन चला रहे हैं। दोनों देशों की वायुसेना ने हज्जा, रास इस्सा, हुदैदा पर हमले किए हैं। 21 जुलाई को अमेरिका और ब्रिटेन ने हूती ठिकानों पर कुल 4 एयर स्ट्राइक की। इन हमलों में हूती के कई हथियार गोदाम तबाह होने की रिपोर्ट है। इस तरह लगातार दूसरे दिन हूती पर हमले जारी रखे गए हैं। 20 जुलाई को आईडीएफ ने ऑपरेशन आउटस्ट्रेच आर्म चलाया और हुदैदा पोर्ट पर हमले किए। इन हमलों में हूती के नियंत्रण वाला हुदैदा पोर्ट ध्वस्त हो गया। बीते 9 महीने के ऑपरेशन में अब तक हूती के ठिकानों पर ये सबसे बड़े हमले हुए। इसीलिए इजराइल बार बार कह रहा है कि अब जंग का अरब में विस्तार हो चुका है और उसे एक साथ कई फ्रंट पर जंग लड़नी पड़ रही है। इजराइल ने यमन पर 20 जुलाई के हमलों को आत्मरक्षा की कार्रवाई बताया है। अब हूती नाम का खतरा इजराइल के अस्तित्व पर संकट बन चुका है और इससे निपटने के लिए इजराइल ने अब तक दुनिया से छिपा कर रखे अपने परमाणु हथियार चलाने की तैयारी कर ली है। ये इजराइल का डिमोना परमाणु संयंत्र है। सिपरी की रिपोर्ट के मुताबिक यहां इजराइल के परमाणु हथियार रखे गए हैं। बीती रात इजराइल ने डिमोना में एक सीक्रेट परमाणु बम टेस्ट किया है। इसकी वजह मानी जा रही है डिमोना से उठा एक भूकंप। डिमोना के आसपास के इलाकों में 3.5 मैग्नीट्यूड के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि प्राकृतिक रूप से भूकंप नहीं आया और इसीलिए ये इस बात का संकेत है कि इजराइल ने परमाणु बम का टेस्ट किया है। इजराइल परमाणु जंग के लिए तैयार है और नेतन्याहू के अमेरिका दौरे में इसकी प्रस्तावना पर मुहर लग सकती है। अरब में अमेरिका के सक्रिय होते ही अब रूस भी अरब की जंग में उतरने को तैयार है। रिपोर्ट है कि लंबे अरसे बाद रूस की नौसेना लाल सागर में पहुंच चुकी है। यहां रूस के 5 से ज्यादा जहाज मौजूद हैं। लाल सागर में रूसी नौसेना युद्धाभ्यास कर रही है। माना जा रहा है कि रूसी नौसेना यहां ईरान और हूती की सुरक्षा के लिए तैनात की गई है। अरब की सबसे बड़ी जंग के समीकरण तैयार हो चुके हैं। इजराइल पर हूती का हमला शुरू होते ही अरब से तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी फूट सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर निकोलेव से। निकोलेव में रूसी सेना ने मिसाइल हमले किए हैं। इसके अंदर मिसाइल सिस्टम से किए गए ये बड़े हमले। यूक्रेन का हाइमास गोदाम जलकर खाक हो गया है इसकी वजह से। क्या अरब में अब इजराइल वर्सेस मुस्लिम देशों के बीच महायुद्ध छिड़ने वाला है? क्या अल अक्सा विवाद को लेकर धर्म युद्ध का आगाज होने वाला है?
क्योंकि एक तरफ इजराइल पर हूती और हिजबुल्लाह हमला कर ही रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह ने दुनिया भर के तमाम इस्लामिक संगठनों से एकजुट होने की अपील की है। कट्टर इस्लामिक गुट के लड़ाकों को जल्द से जल्द लेबनान पहुंचने को कहा है ताकि इजराइल और अमेरिका के होश फाख्ता कर सके। तो क्या नसरल्लाह के ग्लोबल जिहाद से अरब में महायुद्ध का आगाज होगा? आप भी देखिए। अब तक अरब में इजराइल और प्रॉक्सी संगठनों के बीच बारूदी संग्राम जारी था। अब तक इजराइल के खिलाफ हूती, हिजबुल्लाह, हमास जैसे गुट आग उगल रहे थे। अब तक सीरिया और इराक के इस्लामिक संगठन इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले को अंजाम दे रहे थे। यकीन मानिए, अरब में जारी इस जंग का विस्तार अब दुनिया के अलग अलग कोनों तक में हो चुका है। कई द्वीपों के कट्टर इस्लामिक संगठन खुद को इस जंग में झोंकने के लिए आमादा है। और जानते हैं, गाजा को लेकर छिड़ी जंग अब धर्म युद्ध का रूप ले चुकी है, जिसमें खुलेआम ग्लोबल जिहाद के जरिए तबाही मचाई जाएगी। दरअसल हिजबुल्लाह के प्रमुख नसरल्लाह ने इस्लामिक संगठनों से अपील की है, वो ये कि इजराइल के खिलाफ इस्लामिक गुट अपने लड़ाकों को लेबनान भेजे या फिर अपने इलाकों में इजराइल और उसके समर्थक देशों पर हमला करें। हिजबुल्लाह चीफ के इस ऐलान के बाद अगर इजराइल के खिलाफ ग्लोबल जिहाद का आगाज हुआ तो यकीन मानिए, इसकी चपेट में न सिर्फ इजराइल बल्कि दुनिया के कई देश आ जाएंगे। कई मुल्कों का तो वजूद दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि ईरानी प्रॉक्सी के बाद वो कौन से कट्टर इस्लामिक संगठन हैं जिनसे नसरल्लाह ने संपर्क साधा। आखिर वो कौन से जिहादी गुट हैं जिनके लड़ाके इजराइल के खिलाफ जंग में उतरेंगे। और सबसे अहम यह है कि इजराइल के अलावा किन किन मुल्कों में धर्म युद्ध की आग फैलेगी। दुनिया भर के तमाम कट्टरवादी इस्लामिक संगठनों से नसरल्लाह ने यहूदियों के खिलाफ एकजुट होने की अपील की ताकि अल अक्सा फतह की जा सके। और इस धर्म युद्ध में शामिल होने के लिए नसरल्लाह ने किन संगठनों से संपर्क साधा है, ये भी जान लीजिए। वेस्ट अफ्रीका के इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन बोको हराम और उसके लड़ाकों को नसरल्लाह ने जंग में शामिल होने का न्योता दिया है। वहीं ईस्ट अफ्रीका के इस्लामिक संगठन अल शबाब के लड़ाके भी हिजबुल्लाह के साथ युद्ध में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका में दबदबा रखने वाला मोजवा यानी मूवमेंट फॉर वननेस एंड जिहाद इन वेस्ट अफ्रीका के फाइटर्स भी इजराइल के खिलाफ वॉर जोन में उतर सकते हैं। और सिर्फ अफ्रीका ही नहीं बल्कि वेस्ट एशिया और यूरोप में सक्रिय रहने वाला कॉकेशियन एमिरेट इस्लामिक गुट भी हिजबुल्लाह लड़ाकों के समर्थन में उतर सकता है। इतना ही नहीं, दावा यह भी किया जा रहा है कि एशिया में तालिबान जैसे संगठन के लड़ाके भी इजराइल के खिलाफ युद्ध में खुद को झोंक सकते हैं। आपको बता दें कि दुनिया के अलग अलग कोने में मौजूद इन इस्लामिक संगठनों को जोड़ने के पीछे का मकसद सिर्फ एक है, अल अक्सा और यरूशलेम पर फतह हासिल करना। पैंतीस एकड़ में फैली अल अक्सा मस्जिद एक पहाड़ की चोटी पर बनी है, जो कि पुराने यरूशलेम शहर में मौजूद है। आपको बता दें कि इससे मुस्लिम, ईसाई और यहूदी तीनों अपना धार्मिक स्थल मानते हैं। मगर मौजूदा वक्त में यरूशलेम और अल अक्सा मस्जिद पर इजराइल का कब्जा है
बस इसी बात को लेकर यहूदी और मुस्लिम समुदाय में विवाद चरम पर है। इसी अल-अक्सा विवाद के चलते अरब के तमाम मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ खड़े हैं। दशकों से अल-अक्सा फतेह की तैयारी हो रही है, मगर गाजा जंग के बाद अल-अक्सा को लेकर जिस तरह खेमेबंदी हो रही है, जिस तरह अरब ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम इस्लामिक संगठनों को एक साथ जोड़ा जा रहा है, वो इजराइल के लिए खतरे से कम नहीं है। क्योंकि दावा यह भी किया जा रहा है कि इस्लामिक संगठनों को एकजुट करने में चीन, रूस और ईरान की भूमिका है। दावा है कि चीन इस्लामिक गुट के लड़ाकों को हथियारों की सप्लाई करेगा, तो वहीं रूस और ईरान सीक्रेट रूट से इस्लामिक संगठनों तक हथियार भेजेंगे। मतलब ये कि नसरुल्लाह की अगुवाई में अल-अक्सा के नाम पर जिस तरह इस्लामिक संगठनों को एकजुट किया जा रहा है, उसका मकसद धर्म युद्ध से अमेरिका का प्रभुत्व खत्म करना है। अरब में उसके दबदबे को कम करना है, क्योंकि इजराइल पर इस्लामिक संगठनों ने धावा बोला तो अमेरिका बीच बचाव के लिए उतरेगा। और शायद चीन, रूस और ईरान भी यही चाहते हैं, और शायद इसीलिए हौती का गदर जारी है, इजराइल पर हमले जारी हैं। मगर इसी बीच हिजबुल्लाह भी इजराइल पर जबरदस्त तरीके से हमले कर रहा है। बीते 48 घंटों में इजराइल पर 200 से ज्यादा हमले हो चुके हैं। हिजबुल्लाह ने इजराइल में हनीता सैन्य बेस को नेस्तनाबूद किया। हनीता बेस पर हिज्ब ने ड्रोन और बुरकान मिसाइल से हमला किया। उत्तरी इजराइल के गैलिली प्रांत में भी हिजबुल्लाह ने ड्रोन स्ट्राइक की। गोलन हाइट्स में मौजूद आईडीएफ के मिलिट्री बेस पर मिसाइलों से अटैक किया। हिज्ब के हमलों के बाद उत्तरी इजराइल के सेटलमेंट इलाकों से बड़ी संख्या में पलायन शुरू हो चुका है। वहीं आक्रामक हो चुके हिजबुल्लाह पर लगाम लगाने के लिए इजराइल ने शिन बेट को गाजा से पूरी तरह हटाकर उत्तरी मोर्चे पर लगाया है। अब यह देखना होगा कि हिजबुल्लाह को तो इजराइल रोक लेगा, मगर दुनिया के तमाम कट्टरवादी इस्लामिक संगठनों से कैसे लड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। ओरेकोव में रूस के एफपीवी ड्रोन हमले हुए। यूक्रेन के अंडरग्राउंड चौकियों पर बम वर्षा की गई। यूक्रेनी इन्फेंट्री के 27 जवानों की इसमें मौत हो गई है। यूरोप के कई देशों में अमेरिका के परमाणु हथियार तैनात हैं और अब रूस की सीमा के बिल्कुल करीब भी अमेरिका परमाणु हथियारों की तैनाती करने वाला है। रूस ने अमेरिका को सबक सिखाने के लिए बेलारूस में परमाणु हथियारों की तैनाती की है। अब अमेरिका को एक और झटका लगा है। पता चला है कि रूस अमेरिका को चारों तरफ से परमाणु हथियारों से घेरने के मिशन पर काफी आगे निकल चुका है। कई सबमरीन तैनात कर दी गई हैं। रूस के मित्र देशों की जमीन पर भी परमाणु बम पहुंचाए जाएंगे। साथ ही ईरान और नॉर्थ कोरिया में रूस परमाणु बेस भी बनाएगा। अमेरिका के करीब ऐसी घातक मिसाइल ऐसे ही भयंकर धमाके की ताकत रखने वाले वॉरहेड्स रूस के हथियारों के लिस्ट में सबसे टॉप पर रहने वाले हथियार अब अमेरिका के बेहद करीब पहुंच चुके हैं।
पैसिफिक से अटलांटिक तक में रूस की कई सबमरीन अचानक क्यों आई? कई युद्धपोत से रूस ने दुनिया का ध्यान इधर उधर क्यों भटकाया? इसका राज खुल चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने अमेरिका को न्यूक्लियर हथियारों से घेर लिया है। बेलारूस के अलावा परमाणु हथियारों के नए ठिकाने बन चुके हैं। अमेरिका के बेहद करीब रूस ने न्यूक्लियर वेपन्स तैनात किए हैं। दुनिया को रूस के इस मिशन की कभी भनक नहीं लगती, क्योंकि बेलारूस में रूस ने खुलेआम परमाणु हथियारों को तैनात किया है। लेकिन इसके बाद विदेशी जमीन पर रूसी परमाणु हथियार रखने का जो मिशन था, वो बेहद गोपनीय तरीके से किया गया। रूस के परमाणु हथियारों की लोकेशन किसी के पास नहीं है। समुद्र में सबमरीन अस्थायी परमाणु ठिकाने के तौर पर तैनात है। रूस के मित्र देशों की जमीन पर भी न्यूक्लियर बम भेजा गया है। रूस के मिशन का पूरा खुलासा एक सीक्रेट रिपोर्ट से हुआ है। पेंटागन के एक कमरे में मौजूद एक फाइल ने सबके होश उड़ा दिए हैं। इस फाइल में रूस के एक ऐसे सीक्रेट मिशन की डिटेल है जिसका खुलासा होने के बाद सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि नेटो देशों में हड़कंप है। सीक्रेट फाइल के पहले चैप्टर में बताया गया है कि कैसे रूसी सबमरीन ने न्यूक्लियर मिशन को पूरा किया। पेंटागन की सीक्रेट रिपोर्ट के मुताबिक बेलारूस में न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती के बाद ही रूस ने एक सीक्रेट मिशन की शुरुआत की थी। रूस के कई सीक्रेट सैन्य ठिकानों से परमाणु हथियारों को किसी अज्ञात जगह पर भेजने की तैयारी हुई। सैन्य कार्गो विमानों से परमाणु वॉरहेड्स को अलग अलग बंदरगाहों पर शिफ्ट किया गया। अमेरिका की तमाम जासूसी सैटेलाइट्स को धोखा देने के लिए रूस ने कौन से तरीके अपनाए, इसकी जानकारी पेंटागन को भी नहीं है। लेकिन माना जा रहा है कि रूस ने परमाणु हथियारों की शिफ्टिंग के लिए अपनी सबमरीन का इस्तेमाल किया। गहरे समुद्र में रूसी पनडुब्बियों की कई मूवमेंट को अमेरिका ने पिछले दिनों नोट किया था, लेकिन मकसद इतना बड़ा है इसका अंदाजा अमेरिका को भी नहीं था। अब अमेरिकी कमांडर ने चेतावनी दी है कि रूस का चक्रव्यूह तैयार हो चुका है और पश्चिमी देशों पर परमाणु हमला करना रूस के लिए बेहद आसान हो चुका है। अमेरिका को चेतावनी दी गई है कि रूस अब अमेरिका को परमाणु हथियारों से दबाव में ला सकता है। रूस की कुछ सबमरीन्स को ट्रैक करना अमेरिका के लिए काफी मुश्किल है। अब रिपोर्ट से जानकारी सामने आई है कि अमेरिका एक तरफ पैसिफिक सी और दूसरी तरफ अटलांटिक सी में अपनी पनडुब्बियों को ऐसी पोजीशन पर तैनात कर चुका है कि वो कभी भी अमेरिका पर हमला कर सके। रूस की सभी पनडुब्बियों ने न्यूक्लियर मिसाइलें लैस हैं, यानी समुद्र में रूस किसी भी वक्त अमेरिका के कई इलाकों में परमाणु हमला करने में सक्षम है। इसी रिपोर्ट के बाद नेटो को अलर्ट जारी किया गया है। समुद्र में क्यूबा और वेनेजुएला के अलावा रूसी सबमरीन्स परमाणु ठिकाने का काम कर रही हैं, लेकिन जमीन पर भी रूस न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती बढ़ा रहा है। जिनमें दो सबसे अहम नाम हैं, पहला ईरान और दूसरा नॉर्थ कोरिया। इन दोनों जगहों को रूस अपने परमाणु ठिकाने के तौर पर इस्तेमाल करने की तैयारी कर चुका है।
रूस के जिन मित्र देशों का समुद्र से संपर्क नहीं है, वहां भी भविष्य में परमाणु हथियारों की तैनाती का प्लान तैयार है। हालांकि रूस को काउंटर करने के लिए फिनलैंड में युद्धाभ्यास की शुरुआत कर दी गई है। फिनलैंड में 1700 सैनिकों ने युद्धाभ्यास शुरू किया है। युद्धाभ्यास में 300 से अधिक टैंक और आर्टिलरी शामिल है। फिनलैंड की सेना नेटो देशों के सैनिकों के साथ युद्धाभ्यास कर रही है। सबसे अहम है कि इस बार अमेरिका ने पहली बार फिनलैंड में अपने न्यूक्लियर बॉम्बर्स को भेजा है। युद्धाभ्यास के नाम पर अमेरिका के बिल्कुल करीब अमेरिकी B-52 बॉम्बर्स ने उड़ान भरी। रविवार को इस युद्धाभ्यास से नेटो और रूस के बीच तनाव भी बढ़ा। अमेरिकी 52 बॉम्बर्स के अलावा 2 US KC-135 एयरक्राफ्ट भी थे। इसके अलावा एक US KC-46 रिफ्यूलिंग विमान भी उड़ान भर रहा था। रूस का आरोप है कि MiG-29 और MiG-31 लड़ाकू विमानों ने अमेरिकी वायुसेना के B-52 बॉम्बर को खदेड़ दिया। नहीं तो अमेरिकी बॉम्बर बैरेंट सागर में रूस की सीमा में घुस जाते हैं। जैसे ही रूसी लड़ाकू विमान करीब आए, अमेरिकी बॉम्बर सीमा से दूर हो गए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक फिनलैंड का युद्धाभ्यास एक बड़े मिशन का हिस्सा भी हो सकता है, क्योंकि पिछले दिनों वॉशिंगटन में नेटो की बैठक में रूस के खिलाफ कई रणनीति तैयार हुई थी। इसमें से कुछ नेटो और रूस के बीच संभावित युद्ध को लेकर भी है। विशेषज्ञ अनुमान लगा रहे हैं कि फिनलैंड का युद्धाभ्यास रूस से नेटो की जंग की तैयारी का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि अमेरिका ने बहुत मामूली से समझे जाने वाले युद्धाभ्यास में न्यूक्लियर बॉम्बर्स को भेज दिया है। इस बीच चाइनीज नेवी के जहाजों की एक जोड़ी को नेटो के जहाजों ने एस्कॉर्ट करके बाल्टिक सागर में भेजा है। चीन के युद्धपोत नौसेना दिवस समारोह के लिए रूसी शहर सेंट पीटर्सबर्ग की ओर बढ़ रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस की सेना यूक्रेनी शहरों पर ड्रोन से हमले कर रही है। इस्कंदर मिसाइल दाग रही है। रूस ने यूक्रेन आर्मी की हथियारों से भरी ट्रेन को भी भस्म कर दिया है। इस ट्रेन में पश्चिम से मिले सैकड़ों हथियार मौजूद थे। सवाल है कि रूसी सेना ने अचानक यूक्रेन के खिलाफ मोर्चा क्यों खोल दिया है। दरअसल इसकी वजह यूक्रेन की रूसी शहरों पर ड्रोन स्ट्राइक है, जिसमें यूक्रेन ने न सिर्फ रूसी शहरों को दहलाया बल्कि कई ऑयल डिपो भी तबाह कर दिए, जिससे पुतिन आग बबूला हैं। उन्होंने यूक्रेन के खिलाफ बारूदी ऑपरेशन शुरू कर दिया है। धरती रूस की हो या यूक्रेन की, हर जगह बारूदी धमाकों से गूंज रही है। यूक्रेन रूसी शहरों में ड्रोन से तबाही मचा रहा है। तो प्रतिशोध की अग्नि से धधकता रूस फैब 500 बमों से यूक्रेन के एक बड़े इलाके को बंजर कर रहा है। रूस यूक्रेन की जंग अब तक के सबसे विध्वंसक दौर से गुजर रही है। सोलह घंटे पहले यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन अटैक किया। उसने बैक टू बैक 75 से ज्यादा ड्रोन दागे, जिससे रूस की कई मिलिट्री साइट दहल उठी। कई शहरों में भी भीषण नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद आग बबूला पुतिन के आदेश पर रूसी सेना ने यूक्रेन के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। हर घंटे हजारों किलो बारूद बरसाया जा रहा है।
रूस का ऑपरेशन क्या है वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले यूक्रेन के हमलों की बारूदी कथा देख लीजिए। यूक्रेनी सीमा के पास जितने भी शहर हैं, वहां यूक्रेनी फोर्स लगातार ड्रोन से धमाके कर रही है। इस विस्फोट में क्रास्नोदर से लेकर बेलगोरोद तक बड़ा विनाश हो रहा है। ये क्रास्नोदर का वीडियो है जहां यूक्रेन ने ड्रोन अटैक कर रूसी ऑयल डिपो को तबाह कर दिया। क्रास्नोदर की तरह ही रोस्टोव में भी यूक्रेन ने ड्रोन से सटीक हमले किए। रोस्टोव में मौजूद मोरोजोवस्क मिलिट्री एयरफील्ड पर भी ड्रोन अटैक किए गए, जिसमें मिलिट्री एयरफील्ड का ऑयल डिपो तबाह हो गया। रोस्टोव में ही मौजूद मिलेरेवो एयरफील्ड को भी यूक्रेनी ड्रोन ने दहला दिया। यह वीडियो एयरफील्ड का है, जिसमें धू धू कर जलता ऑयल डिपो साफ साफ देखा जा सकता है। हमले में मेलेरोवो एयरफील्ड में भारी नुकसान की खबर है, जिसकी 2 सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं। पहली तस्वीर मेलेरोवो एयरफील्ड पर हमले से पहले की है, जहां रूस का टेक्निकल और ऑपरेशनल एरिया नजर आ रहा है। दूसरी तस्वीर में सिर्फ राख दिख रही है। अब जरा तबाही की एक और तस्वीर देखिए। पहली तस्वीर में मेलेरोवो एयरफील्ड का फ्यूल डिपो दिख रहा है, जो दूसरी तस्वीर में ध्वस्त हो चुका है। सिर्फ मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, यूक्रेन ने रूस के रिहायशी इमारतों पर भी ड्रोन की बारिश की है। क्रास्नोदर में यूक्रेन ने शॉपिंग मॉल पर ड्रोन अटैक किया। हमले में मॉल पूरी तरह से तबाह हो गया। अटैक में एक नागरिक की मौत की खबर है। महज कुछ घंटों में यूक्रेन ने रूस पर 75 ड्रोन अटैक किए। इसमें 47 यूएवी रोस्टोव में, 1 बेलगोरोद, 1 वोरोनिश और 8 क्रास्नोदर पर दागे गए। रूस ने 17 ड्रोन्स को ब्लैक और अजोव सागर के ऊपर मार गिराने का दावा किया है। इन्हीं हमलों की वजह से आग बबूला पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ ऑपरेशन विजय शुरू कर दिया है, जिसमें पुतिन ब्रिगेड 4 गुना ज्यादा ताकत से आगे बढ़ रही है। यही वजह है कि रूस ने महज 24 घंटे में 2 शहरों पर विजय पताका लहरा दी है। रूस ने लुहांस्क में निज़्नेये और खार्किव में रोज़ोफ्का पर फतह हासिल की है। इन इलाकों में अब रूसी झंडा फहरा रहा है। व्लादिमीर पुतिन का टारगेट अब कीव में रूसी झंडा फहराना है, वो भी जल्द से जल्द। ऐसे में उन्होंने एक नया ड्रोन जंग में उतारा है। इस बात का खुलासा ड्रोन के मलबे से हुआ है। ये रूस के नए ड्रोन के मलबे की तस्वीर है। हालांकि ड्रोन को लेकर अब तक रूस ने कोई खुलासा नहीं किया है। माना जा रहा है कि इस ड्रोन को चीन और रूस ने विकसित किया है। इसकी वजह ड्रोन में चाइनीज इंजन का इस्तेमाल होना है, जबकि इसका एंटेना एक रूसी कंपनी का है। यूक्रेन बॉर्डर के करीब रूस के शहरों पर यूक्रेन ड्रोन से हमले कर रहा है, लेकिन तमाम ड्रोन को एयर डिफेंस से गिराने के बावजूद रूसी शहरों में आग लग रही है। मॉस्को के आसपास के इलाकों में भी कई ऑयल स्टेशन और कारखानों में बीते दिनों रहस्यमय तरीके से आग लग गई। माना जा रहा है कि यूक्रेन ऐसे हमले अपने जासूसों और रूस के बगावती गुटों से करवा रहा है। नेटो और अमेरिका की तरह से भी रूसी लीजियन ग्रुप्स को मदद दी जा रही है। रूस को ऐसे हमलों से लगातार भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है।
टैंक से गोलाबारी की गई, न आर्टिलरी का इस्तेमाल हुआ। और ना ही किसी ड्रोन से हमला किया गया। फिर भी रूस की जमीन पर इतनी आग कैसे? कौन है जो हर दिन रूस को जला रहा है? मॉस्को से 100 किलोमीटर दूर ताल्द इलाके में एक ऑयल फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। बेलगोरोद में भी कई जगहों पर आग लग गई। रूस के स्टावरोपोल में भी भयंकर आग देखी गई। ये तीनों शहर रूस की सीमा के भीतर हैं। रूस में इन धमाकों से जाहिर हो रहा है कि यूक्रेन भले ही वॉर जोन में कमजोर साबित हो रहा है, लेकिन यूक्रेनी खुफिया एजेंसी अभी भी बेहद मजबूत है और उसका नेटवर्क भी उतना ही ताकतवर है। रूस की सुरक्षा एजेंसियां मॉस्को में पहली बार हमले के बाद से यूक्रेनी सीक्रेट नेटवर्क को खत्म करने में जुटी हैं। लेकिन तस्वीरों से जाहिर हो रहा है कि रूस के एजेंट्स पर यूक्रेनी खुफिया तंत्र भारी साबित हो रहा है। रूस में सीक्रेट तरीके से हमले करने के पीछे यूक्रेनी सीक्रेट एजेंट्स हो सकते हैं। इसके अलावा बगावत करने वाले लीजन ग्रुप भी इस तरह के हमले कर रहे हैं। पुतिन की सरकार के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद करने वालों को यूक्रेन के साथ ही नेटो का पूरा समर्थन है। हथियार और गोला बारूद की कोई कमी नहीं है। अब आपको बताते हैं कि इस वक्त पुतिन के लिए सबसे बड़ी चुनौती कौन से 3 ग्रुप हैं। पहले ग्रुप का नाम है फ्रीडम फॉर रशियन लीजन, दूसरे ग्रुप का नाम है रशियन वॉलंटियर्स कोर और तीसरा ग्रुप है साइबेरियन बटालियन। इसके अलावा कई और गुट हैं जो रूस में रहकर यूक्रेन की तरफ से लड़ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के विद्रोही संगठन नागरिकों पर हमले नहीं कर सकते क्योंकि विद्रोहियों में ज्यादातर रूसी नागरिक हैं। यही वजह है कि रूस के बड़े कारखाने, गोदाम और अहम इमारतों को टारगेट किया जा रहा है। विद्रोही गुट उन जगहों को टारगेट कर रहा है जहां सेना के लिए किसी तरह का सामान बनता है या फिर जहां से रूस का आर्थिक मुनाफा जुड़ा है। यही वजह है कि अब तक कई ऑयल फैक्ट्री और रिफाइनरी को निशाना बनाया गया है। एक और वजह, ऑयल स्टेशन में धमाके के लिए बड़े हथियार नहीं चाहिए। आग लगाने के लिए किसी फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ती। ऑयल स्टेशन में आग से रूस को बहुत बड़ा नुकसान होता है। इन 3 गुटों के अलावा तातर ग्रुप भी पुतिन के लिए बड़ी चुनौती है। पुतिन की सबसे बड़ी टेंशन यूक्रेन के तातर लड़ाके हैं। ये लड़ाके क्रीमिया को किसी भी कीमत पर रूस के कब्जे से छुड़ाना चाहते हैं ताकि ये अपनी खोई हुई जमीन पर वापस जा सके। तातर लड़ाकों के दिल में रूस को लेकर जो नफरत है उसकी वजह से ये लड़ाके किसी भी हद से गुजर जाते हैं। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी और लीजन ग्रुप्स के लोग रूस में बरसों से रह रहे हैं और आम लोगों के बीच से निकलकर सीक्रेट तरीके से हमले कर रहे हैं। यही वजह है कि रूस की सुरक्षा एजेंसियां नाकाम हो रही हैं। यूक्रेन को लगता है कि इस तरह की घटनाओं के बाद रूस को अपनी जमीन पर सैनिकों की तैनाती बढ़ानी होगी और इसके लिए यूक्रेन से सैनिकों को वापस बुलाना होगा, जिससे यूक्रेनी सेना के लिए मुकाबला करना आसान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फ्रांस समेत पूरी दुनिया ओलंपिक के खुमार में है क्योंकि आज से ठीक 4 दिन बाद यानी 26 जुलाई से ओलंपिक 2024 का आगाज होगा, जिसकी मेजबानी फ्रांस कर रहा है। करीब 1 महीने तक चलने वाले इस आयोजन को देखने के लिए दुनिया भर से लोग पेरिस में जुट रहे हैं। 10,000 से ज्यादा खिलाड़ी खेलों के महाकुंभ में हिस्सा लेने वाले हैं, मगर इसी बीच ओलंपिक पर आतंकी हमले की आशंका जताई जा रही है। आखिर क्यों, आप भी देखिए। करीब 100 घंटे बाद खेलों के महाकुंभ यानी ओलंपिक का आगाज होगा।
वो भी फ्रांस की राजधानी पेरिस में। ओलंपिक 2024 के आगाज में भले ही कुछ ही घंटों का वक्त बचा हो, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि पेरिस ओलंपिक में बड़ा आतंकी हमला हो सकता है। इजराइल, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और यूक्रेन के खिलाड़ियों को निशाना बनाया जा सकता है और टेरर अटैक के जरिए नरसंहार को अंजाम दिया जा सकता है। आपको बता दें कि 26 जुलाई से ओलंपिक की शुरुआत होगी, लिहाजा खेलों के इस महाकुंभ में शामिल होने के लिए तकरीबन 10,500 खिलाड़ियों के अलावा लाखों की संख्या में फैंस आ रहे हैं। ऐसे में ओलंपिक की सुरक्षा के लिए फ्रांस की सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फ्रांस ने 45,000 पुलिस जवानों को सुरक्षा में तैनात किया है। इसके अलावा 10,000 सैनिकों की भी तैनाती की गई है। पेरिस से करीब 150 किलोमीटर के इलाका नो फ्लाई जोन बनाया गया है। इसके अलावा 40 देशों के सुरक्षा कर्मियों की भी तैनाती की गई है। एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध तो दूसरी तरफ अरब में जंगी हालात। इसे देखते हुए ओलंपिक पर हमले का खतरा मंडरा रहा है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि ओलंपिक में शामिल होने वाले कुछ देशों ने तो अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए खास तौर पर स्पेशल कमांडो और एजेंट्स को पेरिस भेजा है, जहां इजराइल की शिन बेत कमांडो अपने खिलाड़ियों की सिक्योरिटी करेंगे। वहीं ब्रिटेन, अमेरिका ने भी ओलंपिक में अपने खिलाड़ियों के लिए कमांडो की टुकड़ी भेजी है, जो 24/7 उनके साथ रहेगी। आपको बता दें कि ओलंपिक से पहले यूरो कप पर भी हमले का खतरा मंडरा रहा था और कहीं ना कहीं इसके पीछे वजह है दुनिया के अलग अलग कोनों में जारी युद्ध और मुल्कों की अदावत। दरअसल कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध के चलते फ्रांस और रूस में तनातनी बढ़ी है, क्योंकि फ्रांस लगातार यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। लिहाजा ISIS जैसे आतंकी संगठन युद्ध की आड़ में और मुल्कों के बीच जारी अदावत का फायदा उठाकर बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम दे सकते हैं। यही वजह है कि इस बार पेरिस में इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ ही कई देशों की सुरक्षा एजेंसियां और जवानों का जमावड़ा लग चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 21 जुलाई को ऐलान कर दिया कि वो नवंबर में होने वाला राष्ट्रपति पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। बाइडेन ने इस ऐलान के साथ ही राष्ट्रपति पद के लिए कमला हैरिस के नाम की सिफारिश की है, लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी ऐसा उम्मीदवार चाहती है जो ट्रंप को हरा सके। देखिए कौन हो सकता है डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार। सत्ताईस जून को रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रेसिडेंशियल डिबेट में बुरी तरह मात खाने के बाद भी जो बाइडेन इस बात पर अड़े रहे कि वो डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कोरोना पॉजिटिव होने के बाद डेलावेयर के अपने घर में आराम कर रहे बाइडेन ने 21 जुलाई को सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। बाइडेन ने लिखा, मेरे डेमोक्रेट साथियों, मैंने पार्टी की उम्मीदवारी स्वीकार नहीं करने का फैसला लिया है और अब पूरी ऊर्जा के साथ बाकी बचे राष्ट्रपति कार्यकाल पर फोकस करना मेरा लक्ष्य है। बाइडेन ने सोशल मीडिया पर जारी संदेश में यह भी लिखा कि आज मैं राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए कमला हैरिस के नाम का पूरा समर्थन करता हूं। डेमोक्रेट साथियों के साथ मिलकर ट्रंप को हराने का समय, चलो ये करके दिखाएं। अमेरिका के इतिहास में बाइडेन दूसरे ऐसे डेमोक्रेट राष्ट्रपति बने हैं जिन्होंने चुनाव से पहले उम्मीदवारी छोड़ने का ऐलान किया है। इससे पहले डेमोक्रेटिक पार्टी के लिंडन जॉनसन चुनाव की उम्मीदवारी छोड़ चुके हैं। मार्च 1968 में चुनाव से 8 महीने पहले जॉनसन ने उम्मीदवारी छोड़ने का ऐलान किया था।
इस चिट्ठी के साथ ही अमेरिका में ये चर्चा तेज हो गई है कि अब ट्रंप के सामने डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा। बाइडेन ने भले ही कमला हैरिस के नाम का समर्थन किया हो, लेकिन अब डेमोक्रेटिक पार्टी अपनी तयशुदा प्रक्रिया पूरी करके नए उम्मीदवार के नाम की घोषणा करेगी। डेमोक्रेटिक पार्टी के डेलीगेट्स मिलकर नए उम्मीदवार का नाम तय करेंगे या फिर अगस्त में शिकागो के कन्वेंशनल फ्लोर से उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया जाएगा। बाइडेन की जगह भरने के लिए कमला हैरिस को प्रबल दावेदार माना जा रहा है। कमला हैरिस ने भी डेमोक्रेटिक पार्टी के नाम संदेश जारी किया है। कमला हैरिस ने लिखा है, मेरे नाम का प्रस्ताव रखने के लिए राष्ट्रपति बाइडेन को धन्यवाद है। मेरी इच्छा है कि उम्मीदवारी में मेरे नाम पर सहमति बने। डेमोक्रेटिक पार्टी और देश को एकजुट करने के लिए मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी। हम मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। कमला हैरिस के नाम पर डेमोक्रेटिक पार्टी में सहमति बन पाएगी या नहीं, इस पर अभी संदेह है, क्योंकि कमला हैरिस को ट्रंप के सामने कमजोर उम्मीदवार माना जा रहा है। बाइडेन की ओर से कमला हैरिस का नाम रखे जाने के बाद ट्रंप ने कहा है कि कमला हैरिस को हराना बाइडेन को हराने से भी ज्यादा आसान होगा। डेमोक्रेटिक पार्टी के सामने संकट गहराता जा रहा है। रिपब्लिकन पार्टी की ओर से बाइडेन के ऊपर पद से इस्तीफा देने का दबाव भी है और कमला हैरिस के नाम का विरोध भी। अमेरिका के स्पीकर माइक जॉनसन ने कहा है कि अगर जो बाइडेन चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है तो राष्ट्रपति बने रहने के योग्य भी नहीं है। पार्टी की जीत की संभावनाएं उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ बेहतर नहीं है। वो बाइडेन के विनाशकारी नीतियों में सहयोगी रही हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी का एक बड़ा धड़ा कमला हैरिस के पक्ष में नहीं है और इस पद के लिए पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा के नाम का भी समर्थन किया जा रहा है। अगस्त के महीने में यह साफ हो पाएगा कि डेमोक्रेट ट्रंप के सामने किसे उम्मीदवार चुनते हैं, लेकिन चुनाव में 100 दिन का समय है और यह डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए संकट की घड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।